नमस्कार। आज हम आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करा रहे हैं। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे या पिछला हिस्सा। उत्तान का अर्थ होता है अच्छी तरीके से फैलाना, खींचना या तानना। क्योंकि इस आसन में शरीर का पिछला हिस्सा अच्छी प्रकार से खींचा जाता है, इसलिए इसका नाम पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन शारीरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। और इसी कारण से हठ योग प्रदीप का, घिरण संहिता, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद जैसे प्राचीन योग ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। तो आज हम आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कराएंगे। ये देखने में थोड़ा और करने में भी कुछ कठिन सा है, तो कई बार इसको देख कई लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो हम आपको कुछ विधियाँ बताएंगे। अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर हम कुछ ऐसी अब विधियाँ बताएंगे जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। तो उस तकनीक को तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ कुछ और अन्य आसन का भी अभ्यास कराएंगे कि जिनको आप पहले कर लेंगे तो ये आसन आपसे करना सुलभ हो जाएगा। और अगर ये नहीं भी कर पाते हैं, आप पूर्ण स्थिति नहीं भी बना पाते हैं, तो इसके जो शारीरिक लाभ हैं वो आपको पूरी तरह से मिलेंगे। तो आइए अब हम इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों पैर सीधे एक दूसरे के बगल में, दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां नीचे की ओर, पेट भीतर, सीना बाहर, कंधे थोड़ा पीछे, गले और गर्दन की मांसपेशियां ढीली रखें। चेहरे की मांसपेशियों पर कोई तनाव नहीं, दृष्टि सामने। 1-2 बार गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब पश्चिमोत्तानासन में जाने से पहले आप एक बात का ध्यान रख लें कि आपको घुटना भी नहीं उठाना है और मेरुदंड को भी नहीं झुकाना है। कमर का सबसे निचला हिस्सा, या यह मानकर चलें कि हिप जॉइंट, वहाँ से आपको मुड़ना है। सीना आपका निकला रहेगा और सिर आपको झुकाना नहीं है। दृष्टि आपके सामने रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। और अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठावें और शरीर को पूरी तरह से ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों अंगूठों को अपने तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से पकड़ लें। अब एक बार फिर श्वास भरकर शरीर को ताने, मेरुदंड को सीधा करें। घुटना अगर उठ गया हो तो फिर उसको नीचे करें, नहीं पैर सीधा करें। पैर के पीछे की मांसपेशियां खींची रहेंगी। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को एकदम पैर पर लेटा दें। पेट आपका जांघ से टच होगा, सीना आपका टच होगा घुटने से। हाथों को आगे ले जाएं, आपस में उंगलियों को गूंथकर पैर के नीचे इस तरह से लगा सकते हैं। इस स्थिति में आपको सामान्य श्वसन करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस भरने की भी ज़रूरत नहीं है, सहज श्वास करें। मन को शांत रखें। अब वापस आते समय आपको भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप गए थे वैसे ही आपको धीरे धीरे वापस आना है। तो सबसे पहले आप इस स्थिति में आएंगे श्वास भर करके। एक बार श्वास छोड़ें और फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, शरीर को ऊपर तानें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ शरीर के बगल में ले आवें। इस प्रकार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। पश्चिमोत्तानासन के बाद कोई पीछे झुकने वाला आसन भी करना चाहिए। जिस भी आसन में आप आगे या पीछे किसी एक तरफ ज़्यादा झुकते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में झुकने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो यहाँ हम उष्ट्रासन का अभ्यास करा रहे हैं। उष्ट्रासन की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए इसका वीडियो भी हमारे चैनल में है, आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। अब उष्ट्रासन में थोड़ी देर रुकने के बाद आप आराम से आकर फिर वज्रासन में बैठ जाएं। पश्चिमोत्तानासन थोड़ा कठिन आसन है, इसलिए जिनके शरीर में पर्याप्त लचीलापन नहीं है वो लोग इसकी पूर्ण स्थिति में नहीं जा सकते। उनके लिए शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए हम कुछ विधियां बताएंगे। उसके पहले कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान देते हैं। कुछ गलतियां तो इसमें बड़ी कॉमन हैं जो अधिकतर लोग करते हैं। पहली गलती क्या है कि लोग अपने मस्तक को या सिर को घुटने से टच कराने का प्रयास करते हैं।
इस पे सर्वाइकल एरिया पे बड़े दबाव बढ़ता है, कई कई को तो पेन हो जाता है। अब दुर्भाग्य से काफ़ी हद तक अधिकतर टीचर भी ऐसा करते हैं। दूसरी गलती, स्थिति में आने के लिए, यानी हमारा सिर घुटने या टखने तक पहुंच जाए, उसके कारण लोग पैर को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, घुटने उठा लेते हैं, तो पैर के पीछे के मसल्स इससे खींच नहीं पाते। ये गलती भी नहीं करनी है। तीसरी गलती क्या होती है, पूरी तरह से तो पैर टेढ़ा नहीं करते, लेकिन हाथ को आगे ले जाते समय एक बार पैर को थोड़ा घुटना उठा लेते हैं, फिर पैर सीधा करके आगे जाते हैं। ये प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। आपको पहले पैर सीधा करना है, फिर हाथ आगे बढ़ाना है, शरीर आगे झुकाना है। तो इन चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। अब हम आपको 2-3 आसन बता रहे हैं जिससे आपके शरीर का लचीलापन बढ़े। पहला आसन सुप्त पादांगुष्ठ आसन। दाहिने पैर को मोड़ें, तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़ें। अब श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें, सिर भी उठा सकते हैं। 5 से 10 सेकंड रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। दूसरे पैर से भी यही क्रिया करें, श्वास भरें, पैर सीधा, थोड़ी देर रुकें, इसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये कम से कम 5-5 बार करें दोनों पैरों से। अब एक साथ दोनों पैरों से करना है। इसमें भी वही प्रक्रिया रहेगी, पैर सीधा करेंगे, श्वास भरेंगे, इसमें सिर नहीं उठाना है, अपने आप कमर थोड़ा उठ जाएगा। फिर श्वास छोड़ेंगे, पैर को नीचे लाएंगे। इसको भी 5 से 10 बार करना है। जितना एक एक पैर से करें उतना दोनों पैर से भी कर लें। अगला अभ्यास गत्यात्मक मेरु वक्रासन। दोनों पैर फैला लें, दोनों घुटनों को सीधा रखें, पैर के पंजे भीतर की ओर करें, शरीर को भी जमीन से 90 डिग्री पर मेंटेन करें। इस अभ्यास में भी ना तो आपको घुटना मोड़ना है, ना स्पाइन बेंड करना है। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। अब श्वास भरते हुए वापस आवें, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं। दूसरा हाथ शरीर के बगल में रहेगा, दृष्टि सामने रहेगी। इस अभ्यास को 10 से 20 बार दोनों तरफ से करें। अगला अभ्यास जानु शीर्षासन। अब दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के थाई के पास रखें, दाहिना पंजा, घुटना जमीन के पास। दोनों हाथ श्वास भर के ऊपर उठावें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें और पैर के तालुए के पास अपनी उंगलियों को ले जाएं। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाके पकड़ें। मेरुदंड सीधा रखना है, दृष्टि सामने, सीना निकला हुआ। अब श्वास भर करके वापस आवें ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे लावें। दूसरे पैर से भी यही क्रिया करें। श्वास बाहर, सीना निकालें, सामने देखें, मेरुदंड सीधा करें, घुटना टेढ़ा नहीं रखना है। नी कैप, थाई मसल्स, काफ मसल्स टाइट रखें। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लावें। अब श्वास छोड़ करके हाथ नीचे ले आवें। इस क्रिया को भी 5-5 बार दोनों तरफ से करना है। ये कर लेने के बाद आप बेल्ट के सहारे से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें। इतना करने के बाद भी तुरंत आपका हाथ आगे नहीं पहुंचेगा, तो जितना लंबा हो सके उतना अपने हिसाब से बेल्ट को एडजस्ट करके और उसको पकड़ करके अब आप स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए अपनी बॉडी को आगे की ओर खींचें। सीना निकला हुआ होना चाहिए, कंधे पीछे, दृष्टि सामने, पेट भीतर। तो इस स्थिति में जितनी बार आप श्वास भरेंगे उतनी बार सीना बाहर निकालें, स्पाइन स्ट्रेट करें। श्वास छोड़ें तो शरीर को थोड़ा सा आगे ले जाएं। हर श्वास छोड़ने के साथ शरीर को आगे खींचें और हर श्वास भरने के साथ कंधे को पीछे करें, सीने को आगे करें। तो ऐसा करने से पैर के पीछे के मसल्स में थोड़ा खिंचाव ज़्यादा आएगा, लेकिन धीरे धीरे मसल्स लूज हो जाएंगे और एक स्थिति आएगी कि आप आराम से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन यह स्थिति एक दिन में नहीं आ जाएगी। किसी किसी को 1 महीने, 2 महीने, किसी किसी को 6-6 महीने लग जाते हैं इस स्थिति तक आने में। इसलिए आप धैर्यपूर्वक अभ्यास करें, बेल्ट के सहारे से अभ्यास करेंगे तो
आपकी पूर्ण स्थिति नहीं भी बनेगी तो इसके स्वास्थ्य के दृष्टि से जो आपको लाभ लेने हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और चूंकि अधिकतर लोग कोई पोस्चर बनाने के लिए योग अभ्यास नहीं करते, वो वेलनेस के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए या रोगों से मुक्ति के लिए करते हैं, तो वो लाभ आपको मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उच्च समूह के आसन करने वाले हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे इसके टेक्निक के बारे में। ये सामान्य लोगों के लिए था, जितना आवश्यक था उतना हमने इसमें बता दिया। अब इसके लाभ और सावधानियों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं प्रारंभ में ही बोल चुका हूँ कि आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आसन है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार यह मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है और प्राण को सुषुम्ना की ओर उन्मुख करता है, जिससे कुंडली जागरण की साधना में काफ़ी सहायता मिलती है। पश्चिमोत्तानासन मेरुदंड, पीठ, कमर और पैर के पिछले हिस्से में बहुत अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है। इससे वहाँ के मसल्स लचीले और स्वस्थ होते हैं। उदर एवं श्रोणि प्रदेश पर अनुकूल दबाव पड़ने के कारण वहाँ रक्त का संचार अच्छा होता है। फलतः छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, स्प्लीन और गर्भाशय जैसे अंग स्वस्थ और क्रियाशील होते हैं। हृदय की पेशियों को ये बहुत विश्रांति देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर और पल्स रेट भी नॉर्मल होता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। यह एडिनल ग्लैंड को एक्टिव करता है और थायराइड को विश्रांति देता है। पश्चिमोत्तानासन के नियमित अभ्यास से एकाग्रता की वृद्धि होती है, पाचन क्रिया तीव्र होती है और शरीर का भार नियंत्रित होता है। यानी जिसका भार अधिक है उसका कम भी होगा, जिसका कम है उसका अधिक भी होगा। यह शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस, इस्नोफीलिया, गुर्दे के तमाम प्रकार की बीमारियां, श्वास नली के शोथ, प्रोलेप्स और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे अनेक बीमारियों में लाभप्रद है। पेट और पेल्विक एरिया से संबंधित अनेक बीमारियां हैं, स्त्री पुरुषों में जो होती हैं, उन सभी में ये काफ़ी लाभदायक है। अब इसके सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। तो जिन लोगों को स्लिप डिस्क या साइटिका है, यानी तेज कमर दर्द होता है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सामान्य कमर दर्द वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिस्क से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, डिस्क डिसलोकेट हो रहे हैं, उनको आगे झुकने के कोई अभ्यास नहीं करने होते हैं, तो ये आसन भी नहीं करना है। इसके अलावा पेट या लीवर, आंत, किसी भी अंग से संबंधित कोई गंभीर बीमारी आपको है तो उचित यही होगा कि किसी योगाचार्य का परामर्श ले लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगर आपको भी लगता है कि मेरे लिए जानकारी लाभदायक थी, उपयोगी थी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारा अभियान है, व्यवसाय नहीं है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।